नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो खरगोन है, खरगोन में मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किसे कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर सुनहरे जिले की बात करें तो सुनहरे जिले किसे कहते हैं। तो याद रखना है आपका एक तो खंडवा, एक आपका कौन सा, एक खरगोन, दोनों को क्या बोला जाता है। तो दोनों को सुनहरे जिले बोला जाता है। और सुनहरे जिले क्यों बोला जाता है, क्योंकि खंडवा खरगोन में जो कपास है, इस कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इनको सुनहरे जिले की संज्ञा दी गई है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये खरगोन में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मक्का उत्सव कहां पर मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जो मक्का उत्सव है ये कहां पर मनाया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है, इस छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में क्या मनाया गया, तो हाल ही में मक्का उत्सव मनाया गया। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो मक्का है, इस मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में कौन से जिले में होता है, तो ये छिंदवाड़ा में होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या मनाया गया, तो इसीलिए यहाँ पर मक्का उत्सव मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध मुर्गी की एक नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, इस झाबुआ जिले में मुर्गे की एक नस्ल पाई जाती है जिसका नाम कड़कनाथ है। और इसी कड़कनाथ मुर्गे को क्या दिया गया, तो इसी कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग भी दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पीताम्बरी किसकी किस्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पीताम्बरी है, ये पीताम्बरी किसकी किस्म है। तो याद रखना है दोस्तों, जो पीताम्बरी है ये एक प्रकार की सरसों की किस्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है पीताम्बरी क्या है, तो सरसों की एक किस्म है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सरसों है, इस सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के कौन से जिले में होता है। तो याद रखना है सरसों का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है जो जलवायु है, इस जलवायु के आधार पर अगर हम देखें तो जलवायु के आधार पर जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को टोटल 4 भागों में बांटा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी जलवायु किस क्षेत्र की है, तो याद रखना है दोस्तों जो मालवा की जलवायु है, इस मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि जो चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, इस चीनी यात्री फाइयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसे बताया, तो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने बताया, तो चीन से जो यात्री फाइयान आया था उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का वो कौन सा भाग है जिसमें वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है, तो तापांतर का मतलब होता है जो आपका ताप होता है, इस ताप में अंतर मतलब क्या होता है, तो दिन के समय तापमान बहुत ही ज्यादा होता है और जैसे रात होती है तो तापमान बहुत कम हो जाता है, मतलब ठंड जैसा माहौल हो जाता है। तो ये ऐसा सिस्टम मध्य प्रदेश के कौन से भाग में होता है, तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, इस मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में क्या होता है, तो वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों पूरे भारत का जो मृदा विज्ञान संस्थान है ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थापित किया गया।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछे कि जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पर है, भोपाल में। और इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक याद रखना है कि जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा दी गई है। आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा किसे दी गई है, तो जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है इसे आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा गया है। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीच में स्थित है, वो है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो चलका और डोरसा है ये किस मिट्टी को कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना है जो लाल पीली मिट्टी है, इस लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो चलका और डोरसा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि जो लाल पीली मिट्टी है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखना है जो आपका रीवा पन्ना का पठार है, इस रीवा पन्ना के पठार में क्या पाया जाता है, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखना है ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, तो याद रखना है दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है ये मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी मिट्टी है जिसे कपास की मिट्टी कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना है जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इस काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसी काली मिट्टी को भर्री मिट्टी भी कहा जाता है। भर्री मिट्टी भी किसे कहते हैं, तो भर्री मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। और एक और इसका नाम है कानन मिट्टी भी किसे कहते हैं, तो कानन मिट्टी भी आपकी काली मिट्टी को कहते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नाम काली मिट्टी से याद रखना है। फिर काली मिट्टी से एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी वो कौन सी है, तो वो काली मिट्टी ही है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है, इस जलोढ़ मिट्टी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जो मिट्टी है वो कौन सी है, तो याद रखना है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित मिट्टी है। और ये मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है, तो ये चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को मध्य प्रदेश में कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो जो माई नदी है, ये माई नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार मध्य प्रदेश में काटती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कर्क रेखा को पूरे विश्व में जो माई नदी है ये 2 बार काटने वाली नदी है। अगर आपसे पूछे कि जो माई नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो याद रखना है ये माई नदी जो है ये धार जिले से इसका उद्गम होता है। धार जिले से माई नदी का उद्गम होता है। फिर अगर हम देखें तो जो कर्क रेखा है, याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा निकली है, कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कर्क रेखा से बनता है कि पूरे मध्य प्रदेश का वो कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो दोस्तों याद रखना है जो मध्य प्रदेश का भोपाल संभाग है। इस भोपाल संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, तो 5 जिले आती है। और भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है वो भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। अगला,
ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों याद रखना है, जो ताप्ती नदी है ये बैतूल जिले का एक शहर है जिसका नाम है मुल्ताई। बैतूल जिले का एक शहर है जिसका नाम क्या है? तो बैतूल जिले के मुल्ताई से आपका ताप्ती नदी निकलती है और ये दक्षिण में बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है? तो इसका जो समापन है ये कहाँ पर होता है? तो अरब सागर में ये मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल में होता है और समापन कहाँ पर होता है? अरब सागर में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ताप्ती नदी से याद रखना है। अगला, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें तो वर्ष 2017 में जो आपकी नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को क्या दिया गया? तो नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। अब बात आती है नर्मदा नदी की, तो दोस्तों याद रखना है, जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से। और अमरकंटक किस जिले में आता है? तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है आपका अमरकंटक। यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर आपकी नर्मदा नदी बहती है। और वहीं अगर इसके समापन की बात करें तो इसका समापन कहाँ पर होता है? तो इसका समापन भी अरब सागर में होता है, अरब सागर में होता है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये भी नर्मदा नदी है। और ये भारत की, पूरे भारत की कौन से नंबर की है? तो पूरे भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये नर्मदा नदी है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्मदा नदी से याद रखना है। और अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है और टोटल 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़ की चोटी। अगर हम बात करें जो धूपगढ़ की चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस पठार में आती है? तो ये सतपुड़ा पठार के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, चावल की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है, जो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ये बघेलखंड के पठार में होता है, बघेलखंड के पठार में होता है। अगर हम बात करें बघेलखंड के पठार की, तो इस बघेलखंड के पठार को क्या कहा जाता है? तो इसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पूर्व में है। अगर हम बात करें बघेलखंड के पठार की तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो ये बघेलखंड का पठार है। इसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। और यहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि जो बघेलखंड का पठार है इसकी सीमा किससे लगी है? तो इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में हीरा है ये पन्ना जिले से होता है, लेकिन पन्ना जिले में किस प्रकार की जो चट्टानें वो पाई जाती है? तो याद रखना है, जो पन्ना जिला है यहाँ पर कडप्पा चट्टानें पाई जाती है, कडप्पा चट्टानें पाई जाती है। और इन्हीं कडप्पा चट्टानों से किसका उत्पादन होता है? तो इन्हीं कडप्पा चट्टानों से हीरे का उत्पादन होता है, हीरे का उत्पादन होता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना है, सबसे प्राचीन चट्टानें आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। ये भी आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के 10वें संभाग की अगर हम बात करें तो जो शहडोल है, इस शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया, 10वां संभाग बनाया गया। इसे कब बनाया गया? तो इसे सन 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। और इसमें टोटल कितने जिले आते हैं? तो इसमें 3 जिले आते हैं। एक तो आपका शहडोल हो गया, शहडोल हो गया, एक आपका उमरिया हो गया, उमरिया हो गया, और एक आपका हो गया अनूपपुर, अनूपपुर। तो ये
ये 3 जिले किस में आते हैं, तो शहडोल संभाग में आते हैं। 2008 में इसे संभाग बनाया गया और उसके बाद में ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। और इसकी अगर हम बात करें तो जो शहडोल संभाग है, एक तो ये जनसंख्या की दृष्टि से और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो ये शहडोल संभाग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये गोविंदगढ़ में है। और अगर आपसे पूछे कि गोविंदगढ़ किस जिले में है, तो ये रीवा जिले के अंतर्गत आता है। और रीवा जिले के गोविंदगढ़ में मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया, तो आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज के एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने निकाल के आपके सामने रखे हैं, ताकि आपका उस क्वेश्चन से बनने वाला एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।